नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जो नए लोग जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को अंत तक देखें और दूसरों से शेयर ज़रूर करें। तो आज हमारे साथ उपस्थित हैं वरिष्ठ चित्रकार प्रकाश बाल जोशी जी। तो प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। हम जानना चाहते हैं आपके अर्लियर करियर के विषय में। आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी स्कूलिंग एजुकेशन, आप कहाँ पले बढ़े, इस फील्ड के प्रति आपकी रुचि कैसे बढ़ी, उस विषय में दर्शकों को ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। गोविंद विश्वास जी, आपके चैनल पे मुझे बातचीत करने के लिए जो आपने बुलाया है उसलिए मैं आपका आभारी हूँ। वैसे तो मैं एक विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, साइंस का विद्यार्थी हूँ, बीएससी किया हूँ और सेल्फ टॉट हूँ। मेरा जन्म अचलपुर नाम के एक ऐतिहासिक शहर में हुआ जो कि नागपुर के पास ही है और इस शहर की 700-800 वर्ष का पुराना लिखित इतिहास भी है। तो ऐसे बैकग्राउंड में मेरा जन्म हुआ, वहीं बचपन भी गया। लेकिन मेरा शालेय जीवन जो है वो महाराष्ट्र के दूसरे कोने में यानी कि इगतपुरी नाम के छोटे से गांव में हुआ। और ये गांव भी इसलिए परिचित है कि यहाँ पे ढेर सारी बारिश होती है, इसे महाराष्ट्र का चेरापूंजी कहते हैं। तो ऐसे बहुत ही सुंदर और नैसर्गिक गांव में मेरा पूरा बचपन गया। शालेय शिक्षण भी वही हुआ और स्कूल में जितना सब बच्चे लोग ड्राइंग का पीरियड उसकी राह देखते हैं उस प्रकार से मैं भी देखता था और उसमें बहुत आनंद लेता था। लेकिन मैंने ऐसे कुछ तय नहीं किया था कि मुझे आर्टिस्ट बनना है या कुछ कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। लेकिन बचपन में जो मेरे ऊपर जो संस्कार हुए, यानी जिस प्रकार से मैंने निसर्ग को नज़दीक से देखा, उसका असर होने के बाद जब मैं ड्राइंग पूरी तरह से करने लगा, दिलचस्पी लेके, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे बचपन का जो मेरी पूरी याददाश्त है वो पूरे मेरे काम में कहीं ना कहीं सामने आ रही है। जी प्रकाश जी, हम जानना चाहते हैं जैसे आपके ब्लू कलर से आपको जाना जाता है, तो इसके पीछे क्या रहस्य है, वह किस तरह के कॉन्सेप्ट हैं, किस तरह से आपने ब्लू से अपनी एक पहचान बनाई, उस विषय में भी दर्शकों को ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। कैनवास पे पेंटिंग करना ये मेरे लिए एक प्रकार की साधना है जो कि मैं लगातार करते रहता हूँ और रंगों के साथ खेलते रहता हूँ। इसमें बहुत सारी प्रायोगिकता रहती है, यानी नए नए प्रयोग करने में मुझे आनंद मिलता है, अच्छा भी लगता है। और अब जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरे दिमाग में जो हर बार कुछ न कुछ नया करने का या कुछ प्रयोग करने का जो एक भूत सवार रहता है, वही मुझे कहीं ना कहीं आगे लेके जा रहा है। मेरी पेंटिंग लोगों को अच्छी लगती है, समझने में कठिनाइयाँ होती है, फिर भी अपना प्रवास जारी है। अब काम करते करते कम से कम 5 या 6 साल में सिर्फ नीले रंग में ही खेलता गया। मेरे कैनवास में, मेरे पैलेट में खाली नीला रंग ही था और नीले रंग के जो भी अलग अलग से शेड्स है, अलग अलग से उसमें जो अलग प्रकार से रंग लगाने की एक मेरी अपनी शैली है, उसको मैं आगे चलता गया और जो काम करता था, जो भी मुझे व्यक्त करना था, वो मैं पूरे नीले रंग को लेके ही व्यक्त करते आया और वो एक मेरी पहचान ही बन गई, ऐसा बोलो। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरा काम देखते हैं तो कहते हैं, अरे ये ब्लू काम तो प्रकाश बाल जोशी का ही होगा, क्योंकि यही बहुत सारे दिन से ब्लू रंग में ही काम करते आ रहे हैं। और ये ब्लू रंग को लेके ही मैं पूरे दुनिया में सब जगह गया। रशिया में मेरा शो हुआ, अमेरिका में हुआ, यूरोप में बहुत सारे देशों में हुआ। तो सब जगह मैं ये मेरा ब्लू कलर लेके गया और मुझे लगता है कि ये पेंटिंग जो है, ये चित्रकला जो है, वो एक वैश्विक, जिसको आप कहते हैं कि यूनिवर्सल लैंग्वेज है। सब लोग समझते हैं इसको समझाने की कुछ
ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये जो मेरा नाता नीले रंग के साथ था, उसमें कहीं न कहीं गए 2 साल में बदलाव आया है। क्योंकि जब से कोरोना चालू हो गया और हम लोग पूरे अपने घर में कैद हो गए और एक इस प्रकार का आइसोलेशन जो कि ज़बरदस्ती हमको सहना पड़ा, उसकी वजह से मैं ना मेरे स्टूडियो में जा पाता था और फिर घर में बैठ के ही काम करने लगा। तब मेरे पास जो अच्छे तरह से कागज़ थे, उसके ऊपर मैं वाटर कलर और एक्रेलिक कलर में काम करने लगा और फिर इसी दरमियान ब्लू के साथ अन्य जो रंग है वो भी मेरे पैलेट पे आ गए, फिर मेरे काम में भी उतर आए। तो कहीं न कहीं ये जो कोरोना का जो 2 साल का दौर है जो अभी तक चालू है, तो उसमें मेरे काम करने का प्रोसेस, सोचने का प्रोसेस और नीले रंग को पकड़ के जो मैं बहुत साल से बैठा था, उसको कहीं न कहीं बीच में छोड़ दिया और फिर अलग-अलग रंगों के साथ में अभी काम करने लगा हूँ। तो एक अलग सा बदलाव मेरे काम में भी आया है और उसकी वजह ये जो कोरोना की वजह से जो हम सब लोग दुनिया में जो आइसोलेशन महसूस कर रहे हैं, अलग से रहना की एक मजबूरी हो गई है, इसकी वजह से ये सब बदलाव हुआ है। जी, प्रकाश जी, अब हम जानना चाहते हैं, जैसे आप ऑनलाइन ड्राइंग करते हैं व आप लिखते भी हैं, उस विषय में भी आप दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा, क्योंकि लिखना और चित्रकार या ड्राइंग करना ये दोनों अलग विधाएं हैं, बट दोनों को आप कैसे मैनेज करते हैं व कब से इसकी शुरुआत हुई, इस विषय में भी ज़रूर कुछ बताइएगा। स्केचिंग करना, रेखा चित्र निकालना, ये तो मेरे लिए एक आदत सी बन गई थी। उसके सिवाय तो मेरा एक भी दिन नहीं जाता था। जब मैं कॉलेज गया तभी मैं ये रेखा चित्र मेरा चालू था, लेकिन साथ-साथ मैं शब्दों के साथ भी खेलना शुरू कर दिया। उसमें भी थोड़ा कुछ लिखने का प्रयास किया और कोई कथाएँ लिखी, तो वो भी कई अच्छे मासिकों में छपकर भी आ गई। तो एक तरफ शब्द और दूसरी तरफ रेखा, ये दोनों के साथ मेरा प्रवास जो था, वो प्रवास जारी रहा। और मैं जब मुंबई शहर आया तो मुंबई शहर में मैं लिखने का काम करता था और साथ में ये स्केचिंग भी चालू था। और कई सालों के बाद जब मैंने देखा, तब मुझे लगा कि मेरे स्केचेस जो है, मैं कम से कम 25,000 तो स्केचेस, जो भी है ना, ऐसा कोई ख़ास कागज़ ले लो या कुछ कैनवास ले लो, ऐसा नहीं, जो सामने आएगा उसके ऊपर स्केचेस करो। ऐसे बहुत सारे स्केचेस किए और करते करते फिर मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे कैनवास पे काम करना चाहिए। तब मैं जाकर कम से कम मेरे को लगता है 1990 के आसपास फिर मैं कैनवास पे काम शुरू किया और फिर काम करते गया। मैं पीछे मुड़ के फिर देखा भी नहीं। जी, अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपकी ये जो सिंगल लाइन ड्राइंग है, ये अपने आप में ही एक अलग पहचान बनाती है। तो क्या ये स्कल्पचर फॉर्म है या सिर्फ लाइन ड्राइंग है? इस विषय में आप क्या सोचते हैं? इसके बारे में भी ज़रूर कुछ बताइएगा। जब मैं स्टूडियो जाता हूँ तो हर बार पेंटिंग शुरू होती है, ऐसा नहीं। तो बस बैठता हूँ, कुछ संगीत सुनता हूँ, कुछ पढ़ता हूँ और स्केच बुक भी साथ में रहता है, पेंसिल भी रहती है, इंक पेन भी रहता है। तो इनको लेके मेरा एक बहुत ही पुराना शौक़ बोलो या एक आर्ट प्रोजेक्ट बोलो, सिंगल लाइन। ये जो सिंगल लाइन है, इसके साथ मैं खेलते रहता हूँ। ये बहुत कम से कम मुझे लगता है अभी तो 40 साल से भी ज़्यादा हुए होंगे कि ये अपने आप शुरू हो जाता है। और ये जो अकेली रेखा जो रहती है, मैं चालू करता हूँ और पूरा उत्स्फूर्तता के साथ उसको पूरा भी करता हूँ। उसके लिए आधा मिनट या 1 मिनट लगता है। तो उस दरम्यान वो रेखा जो है वो अपने आप प्रवास करती है और अपने आप घूमते रहती है, लेकिन कभी खुद को काटती नहीं है, मीन्स अकेली रहती है। जैसा कि नदी बहती है उस प्रकार से ये रेखा भी बहती है और ख़त्म होने के बाद
जब मैं देखता हूँ तब मुझे एहसास होता है कि ये रेखा, ये सिंगल लाइन भले भी अकेली हो, लेकिन उसका अकेला अपना एक विश्व है, एक मिनिमलिस्ट जिसको कहते हैं इस टाइप का, कि वो अपने आप में खुश है, अपने आप में मस्त है और अपने आप में एक नया जीवन पैदा किया है, नया एहसास पैदा करती है, नया आकार उसमें आता है। आप जिस प्रकार से चाहो उस प्रकार से देख सकते हो और आपके दिमाग में जो रहेगा, आपको जो लगेगा, आपका जो अनुभव रहेगा, वो अनुभव ही आपको उस एकल रेखा से आपको प्रतीत होगा, आपको समझ में आएगा। तो ये एक मेरा, जो मैं बहुत सारे प्रयोग करता हूँ, उसमें से बहुत साल से चलते आ रहा ये एक प्रयोग है। और फिर आगे चल के मैंने इसको आगे भी बढ़ाया, मीन्स जो मैं सिंगल लाइन निकालता हूँ तो उस सिंगल लाइन को फिर मैं धातु में ढला, यानी मेटल में उसको बनाया। और पहले तो वो दो डायमेंशनल था, बाद में उसको 3 डायमेंशनल बनाया और इसी प्रकार से सिंगल लाइन के साथ खेलते खेलते उसको नए रूप देते हुए मैं ऐसा ही आगे बढ़ते जा रहा हूँ। जी, आप इसी तरह अनंत ऊंचाइयों को छूते रहें। और अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उन नए विद्यार्थियों के लिए आपका क्या संदेश है जो अभी पढ़ रहे हैं, वह कॉलेज के बाहर निकले हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, और उन सीनियर्स का भी बहुत सारा सपोर्ट होना चाहिए उन लोगों को जो अभी अभी फील्ड में आए हैं। ऐसा पहले होता था, आज ये चीज़ें कम देखने को मिलती है, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा जो स्टूडियो है, उस स्टूडियो को 2 दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा बंद रहता है। बहुत सारे दिग्गज कलाकार हैं, जैसे कि गायतोंडे हो, रज़ा हो, सुजा हो, हुसैन हो, प्रणाम करके मैं काम करता हूँ, वो आरा हो, पिकासो हो, मतीस हो, एडवर्ड मंक हो, वंदन करता हूँ। लेकिन ये सब या इसी तरह के कलाकारों को मैं अपने दरवाजे के बाहर रखता हूँ जब मैं अंदर जाता हूँ और मेरा काम करना शुरू करता हूँ। ये इसलिए है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा जो काम है वो मेरा ही है, मैं अपने ढंग से करता हूँ और मेरे काम पे किसी का प्रभाव पड़े और मैं किसी की कॉपी करूँ, ये मैं नहीं चाहता। इसलिए मैं सब ये बड़े कलाकारों को अपने दरवाजे के बाहर ही रखता हूँ। लेकिन दूसरा दरवाज़ा जो है, वो दूसरा दरवाज़ा सदैव खुला रहता है। मेरे बहुत सारे आर्टिस्ट फ्रेंड्स हैं, मैं बहुत सारी दुनिया में अपने कला को लेके, एग्जीबिशंस को लेके बहुत सारे आर्ट बिनाल में जाके वहाँ भी अपना काम रखा है, तो बहुत सारे दोस्त लोग बन गए। तो सब जगह से, पूरे कन्याकुमारी से लेके पूरा कश्मीर तक और न्यूयॉर्क से लेके सेउल तक, जो भी मेरे दोस्त लोग हैं, कलाकार लोग हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। वो मेरे आर्ट स्टूडियो में आते हैं, हम कला के बारे में विचार करते हैं, बातचीत करते रहते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि जो भी कलाकार हो, छोटा हो बड़ा हो, अभी कॉलेज से बाहर निकला हो, सबको बैठने के लिए, सबको मिलने के लिए स्टूडियो एक अच्छी जगह है। और मैं समझता हूँ कि जो उभरते कलाकार है, जो युवा कलाकार है, उनको, वो तो अपने हिसाब से काम करेंगे, अपने खोजी हुई राह में चले जाएंगे। लेकिन उनको, उनकी जो शुरुआत है, वो शुरुआत करते हुए उनको प्रोत्साहन की ज़रूरत है। तो उनको प्रोत्साहन देना सबका कर्तव्य बनता है। और मुझे लगता है कि मैं मेरे स्टूडियो का जो ये दरवाज़ा खुला रखा हूँ, तो इसीलिए रखा हूँ कि ताकि युवा कलाकारों को आसानी से वहाँ प्रवेश मिले और उनका काम मैं देखूँ, उनको शाबाशी दूँ और उनको आगे बढ़ने के लिए हौसला दूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, आपने इतना सारा समय निकाला इस बातचीत के लिए। सीनियर आर्टिस्ट की सिर्फ यही बात ही जूनियर्स को बहुत सारा मोटिवेशन दे सकती हैं। इसी के साथ हम आज की बातचीत को यहीं रोकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से बहुत सारे कलाकारों के साथ, कला प्रेमियों के साथ बातचीत करने का जो मुझे अवसर मिला, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और अगर आपको इसी प्रकार से कला के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए, मुझे लगता है कि गोविंद विश्वास जी का ये जो चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कला के बारे में सुनते जाओ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। जय हिंद।